हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। योर सपोर्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो प्लीज सब्सक्राइब। देखिए, आज के अगर हम टॉपिक की बात करें दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो हम उस चीज को देखते हैं। देखिए, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो यूपीएससी के जितने भी आज तक के पेपर्स हैं हम उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट हम लोग क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक्स पढ़े, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करूं तो मैं देखूंगी कि कंपैरेटिव एडवांटेज से रिलेटेड 2022 में क्या क्वेश्चन आया, 2021 में क्या क्वेश्चन आया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम इवेल्युएट करेंगे इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। लाइकवाइज अगर हेक्सचर ऑलिन की बात की जाए तो हम वहां पे भी यही करेंगे कि जितने भी पेपर्स हैं उनमें अगर जिस जिस पेपर में क्वेश्चन आया होगा रिगार्डिंग हेक्सचर ऑलिन, तो हम उस तरीके से उसको कंपाइल करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप जो भी एक क्वेश्चन लिखेंगे आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक कम्युनिटी की तरह बिल्ड करेंगे और वहां पे आप लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस हम लोगों ने आज डिस्कस किए और आपने उसको फर्दर राइट किया अपने बेसिस पे, आप लोग उनको शेयर करेंगे। और आपको अगर लग रहा है कि ठीक है 2 या 3 बंदों के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे और आपको लग रहा है कि हाँ मेरा भी क्वेश्चन अच्छा है बट ये पॉइंट मैं इस बंदे से ले सकता हूँ या इस आंसर शीट में ये यहाँ पे ये पॉइंट अच्छा है, तो आप लोग उनको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करिए और वहां पे भी एक अपने रफ नोट्स बनाइए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास वहां पे एक जितना भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे यूपीएससी के, उसके कंपाइलेशन खुद हैंड में तैयार हो जाएगी। और अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना, अब आपको अदर देन द क्वेश्चंस आपको क्या पता होना चाहिए कि जब भी हम यूपीएससी के पेपर्स की बात करते हैं तो यूपीएससी के पेपर्स में अभी तक जो आपको कॉलेज में आपको शीट्स मिल रही थी लिखने के लिए, उस तरीके से शीट्स नहीं दी जाती। यूपीएससी आपको कैसी राइटिंग के लिए शीट देता है, आपको यूपीएससी इस तरीके की शीट देता है। तो आपको क्या करना है, अब आपको इस तरीके की एक शीट को डाउनलोड करना है। आपको गूगल में ये शीट इजीली अवेलेबल है। तो यूपीएससी के लिए आप क्या करेंगे, आप आंसर राइटिंग के लिए इस तरीके की एक शीट को डाउनलोड करिए और अपने पास इसकी एक नोटबुक तैयार करिए। क्योंकि आपको क्या करना है, जब हम स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे एग्जाम लिखते हैं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद मार्जिन बनाते हैं, हम लोग अपने हिसाब से लिखते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे पास कंटेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उसको वाइंड अप नहीं कर पा रहे होते, वहां पे हमें पता ही नहीं है। मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करूं तो मुझे नहीं पता ना कि कंपैरेटिव एडवांटेज जो एग्जामिनर है वो क्या पूछने वाला है। और कॉलेज लेवल पे ये यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे पास क्या होता है, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि वही एग्जामिनर हमें क्या कर रहा होता है, क्लास में पढ़ा रहा है, वही एग्जामिनर हमारा क्या कर रहा है, पेपर सेट कर रहा है। तो हमें पता है यार किस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है और हमें ये भी पता है कि वो लोग किस तरीके से इवेलुएट करने वाले हैं और हमें क्या करना है, हमें वो एग्जाम सिर्फ पास करना है। लेकिन अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो हमारे पास अगर कंपैरेटिव एडवांटेज की बात की जाए तो एज सच कंपैरेटिव एडवांटेज का क्वेश्चन नहीं आने वाला। एग्जामिनर क्या करेगा, उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा थोड़ा सा। कई बार तो थ्योरी आ भी जाती है, इट्स नॉट कि थ्योरी पूछेंगे ही नहीं वो आपसे, कई बार थ्योरी पूछ भी सकते हैं, बट कई बार क्या होता है उसी टॉपिक को थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। और जब आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपके पास क्या है, आपके पास हो सकता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 7 मिनट है या कई बार 10 मिनट होते हैं या 12 मिनट है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास 12 मिनट का ही गैप रहता है, 12-13 मिनट का। और अगर आपके पास शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो आपके पास 7 मिनट है। उस 7 मिनट के अंदर आप वहां पे बैठ के क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकते, आप नहीं लिख सकते। आप पहले ये नहीं करेंगे कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि मुझे क्या लिखना है। ठीक है, जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को डायरेक्टली वहां पे क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करना है। तो अगर मैं शीट की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन लिखा जाएगा। यूपीएससी के पेपर्स में आपको यहाँ एक क्वेश्चन लिख के देंगे वो, और फिर क्या करेंगे, फिर आपके लिए अगर उन्होंने 2 पेज छोड़ दिए, 1 एंड दिस इज 2, तो आपको यहीं पे अपना क्वेश्चन कंप्लीट करना है। और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मेरे से रह गया है तो प्लीज मैं वापस बोल रही हूँ, यहाँ मार्जिन के ऊपर मत लिखिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो यूपीएससी में क्या हो जाता है, यूपीएससी में
वो चीज नेगेटिव मार्किंग की तरफ जाती है रादर देन अ पॉजिटिव थिंग, वो आपके लिए एक नेगेटिव चीज की तरह एक्ट करेगी। तो हमें क्या करना है, हमें यहीं पे लिखना है। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग इन शीट्स को डाउनलोड करिए और उसका उसका प्रिंट आउट रखिए अपने पास। और जो हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे उनको आप लोग क्या करेंगे, अपने बेसिस पे इन शीट्स के ऊपर लिखेंगे। तो मैक्सिमम आपको कितने शीट्स दी जाती है, मैक्सिमम हमारे पास क्या है, 4 पेजेस, 1 2 दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो यहाँ पे मैक्सिमम ये लिमिट है यूपीएससी की जो शॉर्ट आंसर्स के लिए दी जाएगी, दैट इज 1 एंड 2। और कई बार जो मीडियम साइज क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए 1 2 एंड 3। तो हमारे पास 2 शीट्स हैं, 3 शीट्स हैं एंड 4 शीट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स जो यूपीएससी हर क्वेश्चन को असाइन कर रहा है। तो आपको क्या पता चला कि हमें मार्जिन के ऊपर नहीं लिखना, हमें क्या करना है, हमें अपनी अलग अलग नोटबुक्स में नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जब आप इस शीट के ऊपर लिख रहे हो तो यहाँ पे वर्ड लिमिट अलग तरीके से आएगी। अगर आप अपनी जो नॉर्मल नोटबुक्स है अगर आप वहां पे लिखेंगे तो वर्ड लिमिट में फर्क आएगा। तो अब हमें इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो अगर आज की क्लास के बारे में बात की जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने बेसिस पे अटेम्प्ट करेंगे और टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ पे भी आपको कमेंट बॉक्स पे भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो प्लीज वहां पे उसको ज्वाइन भी करिए और और अपने क्वेश्चंस को जो भी आप लोगों ने अपने बेसिस पे लिखे हैं तो उसको वहां पे शेयर करिए। इससे हेल्प क्या होगी, ये ये मत सोचिए कि आपके क्वेश्चंस को कोई और कॉपी करेगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके का सेम क्वेश्चन तो आने नहीं वाला। आपके लिए बेनिफिशियल कैसे रहेगा कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वही क्वेश्चन 10 बंदे आप लोगों में से अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट आपको लग रहा है जब आप 10 क्वेश्चन को पढ़ रहे हो आपको लग रहा है जो आपने लिखा है क्वेश्चन और जो दूसरे बंदे ने लिखा है, आपका क्वेश्चन अच्छा है नो डाउट, लेकिन जो दूसरे बंदे ने लिखा है वहां पे कोई एक ऐसा पॉइंट था जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो प्लीज उसको अपने जो भी आप लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए नोट्स बना रहे हैं आप उसको वहां पे इनकॉर्पोरेट करिए। और इससे क्या होगा, लास्ट में आप लोग जब भी एग्जाम देने जाएंगे और मेंस के टाइम आप इनको भी साथ में रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो जब भी हम मेंस आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो आप लोगों ने जितनी भी वीडियोस पढ़ी देखी होंगी तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप लोग इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आज की क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज। हम देखेंगे कि कंपैरेटिव एडवांटेज के बेसिस पे जो भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं हम वो सब देखने की कोशिश करेंगे। So please read the question. Explain the conditions under which complete specialization will be possible for two nations in case of comparative advantage. Suppose productivity per unit of labor for two nations, India and UK, is given as under. This is the table. Will mutually beneficial trade be possible for the two nations? If yes, whether specialization will be complete or not? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने पूछने की क्या कोशिश की और मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स को हाईलाइट करूंगी आपके साथ, ध्यान से देखिए। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सेट करने वाला है एग्जामिनर है वो आपसे पूछ के आ रहे हैं कि हमें क्या बताइए, कंडीशंस बताइए जहां पे कंप्लीट स्पेशलाइजेशन दो नेशंस के बीच में इन केस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज पॉसिबल है। क्या 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 कंडीशंस है जहां पे क्या हो सकता है, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन विल बी पॉसिबल फॉर टू नेशंस इन केस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो हमें क्या साइट करना है, हमें कंडीशंस को साइट करना है सबसे पहली चीज। फिर उन्होंने आपके साथ क्या किया है, सपोज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ लेबर फॉर टू नेशंस, इंडिया एंड यूके की उन्होंने प्रोडक्टिविटी की बात की है कि वीट की अगर हम बात करें तो पर केजी प्रोड्यूस करने के लिए जो मैन आवर लग रहा है वो कितना है, सिक्स मैन आवर लग रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ वीट। और अगर हम यूके में बात करें तो वहां पे क्या लग रहा है, थ्री मैन आवर लग रहे हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ 1 kg ऑफ वीट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बात किया, उन्होंने प्रोडक्टिविटी की बात की है कि अगर 1 घंटे एक लेबर काम करता है तो कितना वीट प्रोड्यूस होता है, इट इज 6 kg इंडिया के अंदर। और अगर यूके की बात करें तो उन्होंने क्या बोला, यूके के केस में
3 kg ऑफ व्हीट प्रोड्यूस होता है पर मैन आवर। 1 घंटा अगर एक बंदा काम करेगा, लेबर काम करेगी, तो जो आपको व्हीट मिलने वाला दैट इज 3 kg। और लाइकवाइज उन्होंने किसकी बात की? क्लॉथ की बात की। यार्ड इज व्हाट? यार्ड इज द यूनिट जहां पे क्लॉथ की मेजरमेंट हो रही है। तो उन्होंने बात की अगर क्लॉथ यार्ड की बात करें तो 4 क्लॉथ यार्ड प्रोड्यूस होता है इंडिया के अंदर पर मैन आवर। और यूके के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? 2 क्लॉथ यार्ड पर मैन आवर। ठीक है, उन्होंने बात की जैसे हमने अपने केस में मलेशिया और इंडिया की बात की थी, वैसे ही उन्होंने भी बात की। हमने बात की कि मलेशिया और इंडिया क्या प्रोडक्शन करते थे? टेक्सटाइल एंड रबर की। हम बोलते थे कि इतना टेक्सटाइल प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया के अंदर, इतना लेबर प्रोड्यूस हो रहा है। तो वहां पे भी हम किसकी बात कर रहे हैं? वी टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे भी हम क्या बात कर रहे हैं? हम प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर उन्होंने आगे क्या बोला? विल म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड बी पॉसिबल? क्या इन दोनों के बीच में ट्रेड पॉसिबल हो सकता है या नहीं? ठीक है, अगर हो सकता है एक्सप्लेन वेदर स्पेशलाइजेशन विल बी कंप्लीट और नॉट। पहले हम ये पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए यहाँ पे इसमें कौन सी थियोरी की बात की जा रही है? यहाँ पे जिस थियोरी की बात कर रहे हैं दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज की। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे बात करेंगे कंपैरेटिव एडवांटेज की। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंपैरेटिव एडवांटेज। फिर उन्होंने किसकी बात की उसके बाद? कि हमें बताइए कि कंडीशंस क्या है जहां पे क्या होगा, जहां पे कंप्लीट स्पेशलाइजेशन हो सकती है बिटवीन टू नेशन। अगर हम इंडिया एंड यूके की बात करें तो इंडिया एंड यूके के बीच में अगर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होनी है तो उसके पीछे क्या क्या कंडीशंस होंगी। तो यहाँ पे दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे? कंडीशंस। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? हम बताएंगे कि क्या म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड इन दोनों कंट्रीज के बीच में पॉसिबल है या नहीं। इफ है या नहीं, यस और नो पे हमारा आंसर आने वाला है। और अगर हम यस बोलते हैं तो हम बोलेंगे कि क्या स्पेशलाइजेशन कंप्लीट होगी या नहीं होगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? एक रफ आइडिया की तरह क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। लेट्स सी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? कंपैरेटिव एडवांटेज की डेफिनेशन लिखना। तो आई होप आप लोग लिख सकते हैं। अब कमेंट बॉक्स पे लिखिए। तो यहाँ पे लिखिए, जिन लोगों को नहीं भी पता है तो प्लीज नोट, कंपैरेटिव एडवांटेज इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी। अगर जब हमने कंपैरेटिव एडवांटेज वाला टॉपिक पढ़ा था तो आप लोगों को पता होगा हमने किसकी बात की थी? हमने बात की थी 2 कंट्रीज एंड 2 कॉमोडिटीज की। और मैंने आपको बताया था कि इंडिया और मलेशिया का केस जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने काफी टाइम आपको बोला क्वेश्चन समझाते समय कि इंडिया हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, तो वहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे थे? टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी। क्योंकि हमने ये नहीं बोला कि इंडिया हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज। तो हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे? टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कमोडिटी at lower opportunity cost than the trading partner। तो वहां पे भी हमने बात की कि इंडिया और मलेशिया के केस में हम क्या बात कर रहे हैं कि इंडिया हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल एज कंपेयर टू मलेशिया। ठीक है, वहां पे भी अगर आपको याद होगा तो हमने उससे पहले की बात क्या की थी? हमने एक टेबल के फॉर्म में बात की थी। हमने किसके बारे में बात की थी? मैंने यहाँ पे लिखा था इंडिया, यहाँ पे मैंने लिखा था मलेशिया, और यहाँ पे मैंने लिखा था टेक्सटाइल, यहाँ पे रबर था। आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में प्लीज चेक करिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था 120, 120, 40 और 80। और इस तरीके से मैंने क्या किया था, यहाँ इन दोनों की एक रेशो ली थी कि टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करते समय एक रेशो और एक रबर को प्रोड्यूस करते समय एक रेशो ली थी। और यहाँ पे हमने क्या बोला था? 3:1।
1.5:1। तो इंडिया और मलेशिया के केस में हमने इस तरीके की रेशियो ली थी, और मैंने आपको वहां पे भी बोला था कि इंडिया जब टेक्सटाइल की बात करेंगे तो जहां पे विद द सेम अमाउंट ऑफ लेबर अगर मलेशिया 1 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहा है तो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया 3 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर रबर की बात की जाए तो 1 यूनिट ऑफ रबर को प्रोड्यूस करने में जितना लेबर क्या कर रहा है, मलेशिया यूज कर रहा है, विद द सेम अमाउंट ऑफ लेबर अब इंडिया क्या कर रहा है, 1.5 यूनिट्स ऑफ रबर प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोनों में से सस्ते में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सस्ते में टेक्सटाइल प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही चीज हमने डेफिनेशन पे भी कही है अभी। क्लियर? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको डेफिनेशन लिखनी है कंपैरेटिव एडवांटेज की। और अब से आप क्या करेंगे, ये डेफिनेशन को आप रट लीजिए, क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज पे कहीं पे भी क्वेश्चन आता है तो इस डेफिनेशन को यूज करिए। ठीक है, फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो क्या है, दूसरे पॉइंट पे हमें क्या करना था, हमें कंडीशंस लिखनी थी कंप्लीट स्पेशलाइजेशन के लिए। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे आप लोग, कंडीशंस फॉर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब भी हम कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करते हैं तो रिकार्डो ने भी कभी बात नहीं की कि कंपैरेटिव एडवांटेज के लिए, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग सोचिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, आपको क्या करना है। जब भी हम कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम वो कॉमोडिटी क्या कर रहे हैं, सस्ते में प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेस कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब जितने भी आप लोगों ने मॉडल्स पढ़े उसमें से आप लोगों को क्या क्या चीजें ऑब्टेन हुई, या माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है, उस तरीके से आप असेंबल करेंगे कॉन्सेप्ट्स को और आप लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमें फोकस एरिया क्या रखना है, दैट इज द लेस कॉस्ट। तो अगर मैं लेस कॉस्ट की बात करूं, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले दिमाग में आ रहा है, इंटरनेशनल पे ही जाइए। इंटरनेशनल में हमने क्या पढ़ा था, हमने हेक्स्चर-ऑलिन मॉडल पढ़ा। हेक्स्चर-ऑलिन मॉडल क्या बोल रहा था, हेक्स्चर-ऑलिन मॉडल बोल रहा था कि कंट्री के पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अबंडेंट है, कंट्री क्या करेगी, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगी। इंडिया कंट्री हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट कमोडिटी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आया, इट इज द फैक्टर अबंडेंस। हम यहाँ पे हेक्स्चर-ऑलिन मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लिख रहे हैं कि फैक्टर अबंडेंस है, तो फैक्टर अबंडेंस इज अ कंडीशन फॉर कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। बिकॉज फैक्टर अबंडेंस की वजह से हमारे पास क्या होगा, वो रिसोर्स हमें क्या मिलेगा, चीप रेट्स में अवेलेबल होगा। चीप रेट्स का मतलब ही क्या है कि कॉस्ट कम हो रही है। क्लियर हुआ? और दूसरे पॉइंट में मुझे बताइए, जब आपके पास, जब भी आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आपके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी आ जाए तो क्या वो चीज आपके लिए सस्ते में प्रोड्यूस होगी। तो दूसरा हम क्या लिखेंगे, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस को आप एक लाइन पे किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि अगर कंट्री के पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि वो कंट्री स्पेसिफिक प्रोडक्ट अब क्या करेगी, कम रेट्स के ऊपर प्रोड्यूस करेगी। तो कम रेट्स के ऊपर प्रोड्यूस करिए तो अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे कि टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस आल्सो लीड्स टुवर्ड्स कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। क्लियर? फिर जो तीसरा पॉइंट है, दैट इज द, अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात की जाए, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम काफी टाइम बात करते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। अगर हमने बोला कि स्पेसिफिक कंट्री के पास इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कि उसको क्या मिल रहा है, कोई इंडस्ट्री है, उसके पास पोर्ट भी पास में है, वो जब सामान लेने जा रही है उसको बल्क में रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उसको सस्ते रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो हमने क्या बोला, जैसे ही प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अगर हम बात करें तो वहां पे भी दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर्स दैट विल लीड टूवर्ड कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्लियर? 3 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। अब चौथा पॉइंट आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि क्या हो सकता है। अब जितने भी हम लोगों ने थियरीज पढ़ी, हमने वहां पे बात किसकी की, हमने हमेशा बात की कि फ्री ट्रेड होगा तो कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। क्योंकि अगर फ्री ट्रेड नहीं है और टॉर्की है तो तब क्या होता है, तब आप लोग क्या करेंगे, तब कंट्री, अगर बात करें हम इंडिया की बात करें, और हमने बोला कि इंडिया क्या करता है, इंडिया किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करता। जब हमने बोल दिया कि इंडिया जो है, इंडिया किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करता, इट मीन्स
इंडिया क्या करेगा, इंडिया को टेक्सटाइल की भी रिक्वायरमेंट है, इंडिया को रबर की भी रिक्वायरमेंट है। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया को दोनों कमोडिटीज को विद इन द कंट्री ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन एट द पॉइंट जैसे मैंने बोला कि इंडिया जो है, इंडिया फ्री ट्रेड कर रहा है विद सम अनदर कंट्री, फॉर एग्जांपल मलेशिया के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड है, तो इंडिया को पता है कि मैं सस्ते में क्या प्रोड्यूस कर सकता हूँ, मैं सस्ते में टेक्सटाइल को प्रोड्यूस कर सकता हूँ। और वो क्या करेगा, वो टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। तो इंडिया ट्राइज टू अचीव कंप्लीट स्पेशलाइजेशन टुवर्ड्स टेक्सटाइल। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, हमने बात की कि हमारे पास सिचुएशन क्या होनी चाहिए, फ्री ट्रेड इकोनॉमीज होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करें, अगर गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो आप लोगों को पता है कि हर जगह होती है, तो अगर गवर्नमेंट की बात करें, और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस पेन, गवर्नमेंट कहती है मैं आपको सब्सिडीज भी दूंगा, गवर्नमेंट कहती है कि मैं इसके एक्सपोर्ट में भी आपको हेल्प करने वाला हूं। तो इंडस्ट्रीज को क्या लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पेन को प्रोड्यूस करना रातों रात स्टार्ट कर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज में क्या लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट एनकरेज भी कर सकती है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन को, एनकरेज इन द फॉर्म ऑफ जब सब्सिडीज दे रही है, जब एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स निकाली जा रही हैं, या डिस्करेज भी कर सकती है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन को। डिस्करेज कब, जब आपके ही प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा टैरिफ लग गया, या कोई स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप प्रोड्यूस कर रहे हो कंट्री के अंदर, बट गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने साउथ कोरिया के साथ जाके एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हो क्या रहा है कि इंडिया में उनका जो लैपटॉप है वो सस्ते दामों में आ रहा है, तो आपके लैपटॉप को कोई इंडिया में पूछेगा, नहीं पूछेगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी ने आपके लैपटॉप को यहाँ पे डिस्करेज कर दिया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रमोट भी कर सकती है एंड डिस्करेज भी कर सकती है। क्लियर? तो हमने क्या किया, अभी तक हमने कंपैरेटिव एडवांटेज की डेफिनेशन लिखी। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट पे हमने लिखना है कि कंप्लीट स्पेशलाइजेशन के लिए कंडीशंस क्या है। क्लियर? 2 पॉइंट्स आप लोगों को। तो अब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब एग्जामिनर डिमांड क्या कर रहा है, एग्जामिनर ने बोला कि दिस इज द टेबल, इंडिया और यूके 2 कंट्रीज हैं। अब आपको लोगों को बताना है कि क्या इंडिया और यूके के बीच में म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इंडिया के केस में क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ व्हीट फाइंड करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ व्हीट किसके केस में फाइंड करेंगे, यूके के। अब आपको करना क्या है, अगर हम 1 यूनिट ऑफ व्हीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें इंडिया के टर्म्स में, तो हम क्या करेंगे, इंडिया में 6 डिवाइडेड बाय 4। तो हमने किया क्या, यहाँ पे हमने इंडिया का व्हीट और क्लॉथ की बात की। ठीक है, तो यहाँ पे लाइकवाइज हम यूके में भी बात कर रहे हैं कि हमें, अगर मुझे व्हीट प्रोड्यूस करना है 1 यूनिट ऑफ व्हीट, तो मुझे कितना, कहने का मतलब क्या है, अगर मुझे 1 यूनिट ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करना है तो मुझे कितने यूनिट्स ऑफ क्लॉथ को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास क्या है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, मेरे पास अगर 10 यूनिट्स ऑफ लेबर है, और मैं चाहती हूँ कि मैं क्या करूं, मैं 10 यूनिट्स ऑफ लेबर से व्हीट प्रोड्यूस करूं, तो लेकिन अगर मैंने 10 यूनिट्स ऑफ लेबर को व्हीट प्रोडक्शन पे लगा दिया, इसका मतलब हुआ क्या कि मैंने उनको बोला कि आप रबर प्रोड्यूस, सॉरी आप क्या करिए, आप क्लॉथ प्रोड्यूस ना करिए, तो मेरे को लॉस हुआ, लॉस इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ। तो मैं यही फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, तो उनको कितना रबर छोड़ना पड़ा, अगर मुझे 1 यूनिट ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करना है इंडिया के केस में, इंडिया को कितना रबर छोड़ना पड़ेगा, 6 कहां से आया, व्हीट का, और 4 कहां से आया, रबर का, सॉरी क्लॉथ का। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 4। और यूके को अगर 1 यूनिट ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करना है, तो यूके को क्या करना पड़ेगा, कुछ यूनिट्स ऑफ क्लॉथ छोड़ने पड़ेंगे। कितने छोड़ने पड़ेंगे, 3/2। क्लियर? इसको भी सिंप्लीफाई करिए, 3/2। तो यहाँ पे देखिए हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ व्हीट इन केस ऑफ इंडिया एंड यूके, वो क्या आ रही है, दैट आर सेम। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आई, सेम। ठीक है, अगर इंडिया के केस में बात करें 1 यूनिट ऑफ व्हीट के रिगार्डिंग
उसको जितना क्लॉथ छोड़ना पड़ रहा है, सेम इज द केस विद द यूके। अगर उनको भी 1 यूनिट ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करना है तो सेम उनको क्या छोड़ना पड़ रहा है, क्लॉथ इन दैट कंट्री। तो यहाँ पे क्या है, जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही सेम आ रही है तो हम यहाँ पे बात करेंगे, कोई भी बात नहीं की जाएगी नो कंपैरेटिव एडवांटेज। क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज की बात क्या करते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज अगर इंडिया और यूके के केस में मैं बात करूं तो मैं बोलूंगी कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्लॉथ को सस्ते में प्रोड्यूस कर रहा है या वीट को सस्ते में प्रोड्यूस कर रहा है, तब क्वेश्चन आता है कंपैरेटिव एडवांटेज का। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो दोनों को सेम पड़ रही है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे नो कंपैरेटिव एडवांटेज। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर उन्होंने लास्ट में क्या बात की है, क्वेश्चन देखिए कि क्या कंप्लीट स्पेशलाइजेशन यहाँ पे पॉसिबल होगी या नहीं होगी। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे कि हम बोलेंगे कि जब कंपैरेटिव एडवांटेज ही नहीं हो रही तो वहां पे कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है स्पेशलाइजेशन का, नो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। और इसका एक और पार्ट था, जब उन्होंने बोला था टेबल वाले फॉर्म पे, तब उन्होंने क्या कहा था कि क्या म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड होगा। तो हम यहाँ पे भी यही लिखेंगे, जब नो कंपैरेटिव एडवांटेज ही नहीं है तो दैट मीन्स नो बेनिफिशियल ट्रेड। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आप लोगों को समझ आया कि आपको कितने पार्ट्स में लिखना है। बट आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय हमें उनको स्पेसिफिक चीजों पे ही लिखना है, ठीक है। आप एट द मैक्स आपके पास कंटेंट कितना होना चाहिए कि आपको 4 पेजेस पे इसको खत्म करना है, ठीक है। और काफी टाइम क्या होगा, जब आप घर पे लिख रहे हैं आपके पास बहुत सारा टाइम है, आपको लग रहा है कि मैं तो बहुत कुछ लिख सकता हूँ, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उस चीज को उन्हीं शीट्स पे कंप्लीट करना है, और प्लीज मार्जिन के बाहर मत जाइए। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे 2022 पे भी एक क्वेश्चन आया है कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली उन्होंने थ्योरी पे बात की है, बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, लेट्स सी। एग्जामिन वेदर इन रिकार्डियन मॉडल, रिकार्डियन का कौन सा मॉडल है, दैट इज द कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल। द थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एक्चुअली बिकम्स अ डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि ये जो थियरी है कंपैरेटिव एडवांटेज की, वो एक्चुअली में है क्या, इट इज अ थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, फिर से हम क्या करेंगे, हम कंपैरेटिव एडवांटेज को डिफाइन करेंगे जो, ठीक है। आप लेकिन यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन नहीं दीजिए, आप लोग क्या करिए, आप यहाँ पे जैसे हमने कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल जब किया था तो वहां पे मैंने आपसे क्या बात की थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या है। कई बार क्या होता है कि वन कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज, क्योंकि यहाँ पे ये क्या था, इट इज अ फर्दर रिफाइनमेंट टू एडम स्मिथ्स मॉडल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो यहाँ पे हम उस चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, हम वो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एक टेबल बनाएंगे जहां पे हम क्या बात कर रहे थे, इंडिया और मलेशिया की हमने बात की थी। हमने क्या बोला था कि इंडिया और मलेशिया के पास, इंडिया हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज, और मलेशिया हैज एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द कमोडिटीज। अब टेबल के बेसिस पे हम यहाँ पे स्टेटमेंट में पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो लिखिए, तो इसका फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, मैं वही चीज लिखने वाली हूं जो मैंने आपको वहां पे भी लिखवाई है, तो प्लीज नोट डाउन। देखिए, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो, country should specialize in the production and export of that commodity in which it enjoys more comparative advantage or has less comparative disadvantage ये हमने बेसिकली क्या लिखा, ये हमने वही लिखा जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। और
आप लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, बट आप लोग क्या करिए, इंट्रो को प्रिपेयर करिए, ठीक है। एंड इट शुड import that commodity in which it has less comparative advantage or comparative disadvantage is greater. तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आप एक ब्रीफ इंट्रो देंगे यहाँ पे, क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, इस मॉडल पे अगर आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करिए तो वहां पे उन्होंने क्या किया, वहां पे वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं एक थ्योरी की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एजम्पशंस भी देंगे, ठीक है। तो एजम्पशंस आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे क्या है। तो जो हमने वहां पे पढ़ी कि टू कमोडिटी मॉडल होना चाहिए, फ्री ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए, one country has absolute advantage in the production of both the commodities, तो वो जो हमारी 3-4 assumptions है तो आप वहां से लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ do it yourself, क्योंकि हम ऑलरेडी assumptions को अच्छे से वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बार वापस से क्वेश्चन पढ़िए, एग्जामिन वेदर इन रिकार्डियन मॉडल द थियोरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एक्चुअली बिकम्स अ डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। तो अभी तक तो हमने यहाँ तक एक इन ब्रीफ हमने मॉडल को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब जो एक्चुअल डिमांड है दैट इज नॉट द मॉडल। वो क्या बोल रहे हैं कि जो कंपैरेटिव एडवांटेज का जो मॉडल है इट एक्चुअली बिकम्स अ मॉडल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से टेबल को दिखाएंगे जो हमने पहले पढ़ा, ठीक है। मैं वही टेबल यहाँ पे रेप्लिकेट कर रही हूँ, यहाँ पे बनाइए आप मेरे साथ, इंडिया, मलेशिया, आप कोई भी 2 कंट्रीज के साथ लिख सकते हैं, मैं वही प्रीवियस टेबल ही यहाँ पे रेप्लिकेट करूँ। टेक्सटाइल, रबर 120, 120, 40, 80 लिखा यहाँ पे सबने। तो जब हमने टेबल वहां पे बनाया था तो मैंने आपको क्या बोला था कि हम देखेंगे कि इंडिया को कंपैरेटिव एडवांटेज किस केस में है, वेदर इट इज इन द केस ऑफ टेक्सटाइल और इन द केस ऑफ रबर। तो हम यहाँ पे भी वैसे ही देखेंगे। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, तो इंडिया टेक्सटाइल के अकॉर्डिंग, टेक्सटाइल के टाइम पे इंडिया के पास क्या है, 120/40। इसका मतलब क्या था, इट मीन्स 3:1। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अगर इंडिया और मलेशिया को हम कंपेयर करें तो इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल, अगर मलेशिया 1 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहा है तो इंडिया क्या करेगा, विद द सेम अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिया कैन प्रोड्यूस 3 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल, क्लियर। और अगर हम रबर की बात की जाए तो रबर में इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 120 और मलेशिया 80। तो रबर के केस में क्या है, 120:80, दैट इज 1.5:1। तो इसको अगर आप समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो मलेशिया अगर 1 यूनिट ऑफ टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहा है तो विद द सेम अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिया कैन प्रोड्यूस 3 यूनिट्स ऑफ टेक्सटाइल। लाइकवाइज अगर मैं रबर की बात करूं तो अगर मलेशिया 1 यूनिट ऑफ रबर प्रोड्यूस करता है देन विद द सेम अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिया कैन प्रोड्यूस 1.5 यूनिट्स ऑफ रबर। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया कम कॉस्ट पे ज्यादा टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहा है, 3 टाइम्स। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इट मींस कि इंडिया क्या करेगा, इंडिया विद द सेम अमाउंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिया कैन प्रोड्यूस टेक्सटाइल मोर एफिशिएंटली, और वी कैन से दैट कि कम कॉस्ट पे अब वो क्या करेगा, टेक्सटाइल को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। जबकि हमने पहले क्या बोला, इंडिया हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल, लेकिन अब हम उसी को लैंग्वेज चेंज करके क्या बोल रहे हैं कि कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके वो क्या कर रहा है, ज्यादा टेक्सटाइल प्रोड्यूस कर रहा है। कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली इंप्लाइज व्हाट,
लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे हमने कंपैरेटिव एडवांटेज से स्टार्ट किया और हमने क्या बात की कि कहीं ना कहीं हम कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर? तो इसके लिए भी छोटा सा राइटअप लिखिए। इन द above table, India has absolute advantage in the production of both the commodities यहां तक क्लियर हुआ? But India has comparative advantage in the production of textile and Malaysia has comparative advantage in the production of rubber but by comparative advantage we mean that that the country are producing specific goods at less cost of production यहां पे लिखिए स्पेसिफिक गुड मोर एफिशिएंटली और एट लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर हुआ यहां तक? जब हमने बोला लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो यहां पे ही हम ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज एक्चुअली बिकम्स द डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। क्लियर? Thus, if India specializes in the production of textile and Malaysia specializes in the production of rubber, then ultimately more output will be produced at less cost. Therefore, ये नेक्स्ट पैरा से लिखिए therefore we can say that अब जो क्वेश्चन में लाइन थी वही लिखना है आपने आगे। रिकार्डोज थियोरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज actually becomes theory of comparative cost। क्लियर हुआ यहां तक? तो यहाँ पे हमने अभी तक दो क्वेश्चंस देखे। हमने एक 2014 एग्जाम में से देखा और दूसरा क्वेश्चन हमारा कहां से आया? 2022 एग्जाम से। क्लियर? तो अब आप लोगों के लिए भी एक होम असाइनमेंट है। ये 1996 के यूपीएससी ऑप्शनल का पेपर है। विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज शो हाउ इट इज एडवांटेजियस टू इंपोर्ट अ कमोडिटी इवन when the absolute cost of domestic production is lower। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए।
देखिए आप लोगों से अटेम्प्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो लोग अटेम्प्ट करेंगे तो प्लीज आप लोगों का एक रूट क्वेश्चन आंसर भी बन रहा है, तो प्लीज उसको भी शेयर करिए टेलीग्राम में, और एक दूसरे के क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद भी हो सके, और आपको एक फ्री का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए बनाइए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए वैल्यूएबल हो। अगर आज का लेक्चर आप लोगों के लिए वैल्यू है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर